आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए बड़ी खबर। देश के कई राज्यों में 1 जनवरी से खुल रहे हैं स्कूल। कोरोना महामारी की पकड़ अब कमजोर हो चुकी है। देश में तमाम गतिविधियां लगभग सामान्य हो चुकी है। स्कूल कॉलेज भी स्टूडेंटों से गुलजार हो रहे। इस कड़ी में कर्नाटक सरकार ने 1 जनवरी यानी शुक्रवार से स्कूलों में 10वीं और 12वीं कक्षाएं शुरू करने का फैसला किया है। कर्नाटक के प्राइमरी माध्यमिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुरेश कुमार ने स्कूलों को खोलने के बारे में आदेश यहाँ पर जारी किया है। शिक्षा मंत्री के ऐलान से पहले मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने राज्य के आला अधिकारियों के साथ एक बैठक कर हालातों की समीक्षा की और स्कूल खोलने को लेकर तैयारियों का जायजा यहाँ पर लिया। भाई कर्नाटक सरकार ने पहले कई राज्यों से नए साल में स्कूल खोलने का यहाँ पर कर्नाटक सरकार से पहले देश के कई राज्यों की सरकारों ने स्कूल खोलने का यहाँ पर ऐलान किया है। कुछ राज्यों में स्कूल खुल चुके हैं तो कुछ राज्यों में यहाँ पर 1 जनवरी यानी नए साल के बाद स्कूल खुलेगी। अभी तक तमाम राज्यों में 10वीं और 12वीं कक्षाओं को शुरू करने की बात कही है क्योंकि इन कक्षाओं की बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहे हैं। वही बिहार में 4 जनवरी से राज्य के सभी सरकारी स्कूल और कोचिंग सेंटर खुल जाएंगे। हालांकि स्कूल और कोचिंग सेंटर खोलते समय कोरोना गाइडलाइन का यहाँ पर सख्ती से पालन करना जरूरी होगा। राजस्थान सरकार ने भी स्कूलों को खोलने के लिए 4 जनवरी का दिन तय किया है। वहीं यहाँ पर सोमवार से कक्षा 6 से 12वीं तक के स्कूल खोलने की तैयारी की जा रही है। महाराष्ट्र में भी 4 जनवरी से 9वीं से लगाकर 12वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे। वहीं दिल्ली सरकार ने स्कूलों को खोलने के बारे में अभी कोई यहाँ पर स्पष्ट संदेश नहीं दिया है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं कि जब तक दिल्ली में कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक स्कूल नहीं खोले जाएंगे। स्कूली छात्रों को 6 महीने तक सूखा राशन देगी दिल्ली सरकार। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए एक अच्छी योजना की शुरुआत की है जिसके तहत बच्चों को अगले 6 महीने तक सूखा राशन सरकार देगी। योजना की शुरुआत करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार मध्याह्न भोजन योजना के तहत अपने यहाँ छात्रों को 6 महीने तक सूखा राशन देगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जब से कोरोना हुआ है तब से बच्चों को मिड डे मील नहीं मिल पाता है। आज से हम दिल्ली में बच्चों के माता पिता को सूखा राशन देने की योजना शुरू कर रहे हैं। अगले 6 महीनों के लिए हर बच्चे को एक किट मिलेगा जिसमें गेहूं, चावल, दावल, तेल आदि है। वही 8 लाख परिवारों को इससे फायदा होगा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण स्कूलों के मार्च से बंद होने के मद्देनजर हमने ये कदम उठाया है। वही मंडावली इलाके में एक सरकारी स्कूलों में सूखा राशन बांटने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब स्कूल बंद थे तब हमने यहाँ पर मिड डे मील योजना के लिए अभिभावकों को पैसा भेजने का फैसला किया था, लेकिन अब हमने छात्रों को 6 महीने तक सूखा राशन देने का निर्णय यहाँ पर लिया है। वही अरविंद केजरीवाल सरकार ने कोरोना वायरस का टीका आने तक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्कूल नहीं खोलने का फैसला लिया है। 15 अक्टूबर को कुछ राज्यों में आंशिक रूप से यहाँ पर स्कूल खोले गए थे। आपको बता दें कि देश में कोविड-19 के मद्देनजर मार्च से ही स्कूल बंद है। हालांकि देश भर के कई राज्यों ने नए साल में स्कूल कॉलेजों को खोलने का फैसला किया है। कई राज्यों में स्कूल और कॉलेज खोल दिए गए हैं, लेकिन अधिकांश राज्यों में स्कूल कॉलेज कैंपस 10वीं और 12वीं के लिए यहाँ पर केवल 10वीं और 12वीं क्लास के लिए ही खोले गए हैं। वही प्राइमरी स्कूल लेवल के स्कूलों को खोलने के लिए अभी कोई घोषणा यहाँ पर नहीं की गई है। बिहार में जनवरी के आखिर में सभी स्कूल यहाँ पर खोल दिए जाएंगे। किसान आंदोलन को लेकर फैसले की घड़ी नजदीक। सरकार और किसानों के बीच बैठक आज। सरकार ने नए कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे 40 किसान संगठनों को सभी मुद्दों पर अगले दौर की बातचीत के लिए आज आमंत्रित किया है। सरकार के इस कदम का उद्देश्य 3 नए कृषि कानून पर गतिरोध का समाधान निकालना है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन का आज 35वां दिन है। वही किसान संगठनों ने सितंबर में लागू किए गए 3 नए कृषि कानून को वापस लेने की तौर तरीके और सहित एजेंडे पर बातचीत के लिए पिछले हफ्ते एक प्रस्ताव दिया था, जिसके बाद सरकार ने उन्हें आमंत्रित किया है। वही कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने किसान संगठनों को लिखे एक पत्र के जरिए उन्हें दिल्ली के विज्ञान भवन में यहाँ पर आज यानी बुधवार को दोपहर 2 बजे बातचीत का न्योता दिया है। पिछली औपचारिक 5 बैठकों को यहाँ पर पिछली 5 बैठक हुई थी जिसमें कोई समाधान नहीं निकला था। वही जिसमें किसान संगठनों के नेताओं ने तीनों कानूनों को निरस्त करने की अपनी मुख्य मांग पर सरकार को स्पष्ट रूप से जवाब देने के लिए कहा था। वहीं किसान संगठनों के प्रस्ताव पर संजय अग्रवाल ने कहा है कि सरकार भी एक स्पष्ट इरादे और खुले मन से सभी मुद्दों को एक तार्किक समाधान निकालने के लिए प्रतिबद्ध है। वही बैठक के लिए किसान संगठनों द्वारा प्रस्तावित एजेंडे के बारे में सचिव ने कहा कि तीनों कृषि कानून पर विस्तार से चर्चा होगी। हालांकि सरकार के पत्र में किसान संगठनों द्वारा प्रस्तावित एक प्रमुख शर्त का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, जिसमें किसानों ने नए कृषि कानून को वापस लेने के लिए तौर तरीके पर चर्चा किए जाने की मांग की थी।
वही केंद्र और 40 किसान प्रदर्शनकारी संगठनों के बीच अब तक हुई 5 दौरों की बात यहाँ पर बेनतीजा रही है। पिछली बातचीत 5 दिसंबर को हुई थी, जबकि छठी दौर के लिए 9 दिसंबर की तारीख तय की थी, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह की किसान संगठनों के नेताओं के साथ अनौपचारिक बैठक में कोई सफलता हाथ नहीं लगने के बाद वार्ता रद्द कर दी गई थी। वही सरकार ने अमित शाह की बैठक के बाद किसान यूनियन को एक मसौदा पत्र भेजा था, जिसमें उन्होंने यहाँ पर नए कृषि कानून में 7 से 8 संशोधन में एमएसपी पर लिखित आश्वासन का सुझाव दिया था। बैंक ग्राहकों के लिए जरूरी खबर, 1 जनवरी 2021 से बैंकों में भी नए नियम होने जा रहे हैं लागू। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई के ग्राहक हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। दरअसल देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई चेक पेमेंट पर नया नियम लागू करने जा रहा है। अब इसे नए सिस्टम के तहत अगर चेक के जरिए अगर आप 50,000 रुपए से अधिक कम पेमेंट करते हैं तो आपको कुछ जरूरी डिटेल फिर से कंफर्म करानी होगी। बैंक की तरफ से इस नए नियम को नए साल यानी 1 जनवरी 2021 से लागू किया जाएगा। वही आरबीआई ने इसे लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। आरबीआई द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई उसमें कहा गया है कि 1 जनवरी 2021 से पॉजिटिव पे सिस्टम को लागू किया जाएगा, जिससे चेक जारीकर्ता को पेमेंट के समय धोखाधड़ी यानी फ्रॉड से बचने में मदद मिल सके। वही जानकारी के मुताबिक इस नए सिस्टम के तहत जो चेक जारी करता होगा उसे बैंक अकाउंट नंबर, चेक नंबर और चेक अमाउंट इत्यादि के बारे में यहाँ पर जानकारी दोबारा कंफर्म करानी होगी। वही भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई ने अपने ग्राहकों से कहा है कि वो पॉजिटिव पे सिस्टम का ऑप्शन को आजमाएं। अगर कस्टमर इससे संबंधित कोई जानकारी अगर कस्टमर को चाहिए तो वो अपने नजदीकी बैंक ब्रांच को विजिट कर सकते हैं। आपको बता दें कि आरबीआई ने कुछ महीने पहले ही पॉजिटिव पे सिस्टम को लागू करने का फैसला किया था। केंद्रीय बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने अगले महीने एमपीसी बैठक के बाद इस बारे में उन्होंने ऐलान किया था। वही आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि यह फैसला ग्राहकों को चेक पेमेंट करते समय होने वाले फर्जीवाड़े से बचाने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। इसके लिए आरबीआई ने इसको लेकर यहाँ पर गाइडलाइन जारी कर दी है। वही यहाँ पर सभी बैंकों को उन्होंने कहा है कि वो अपने ग्राहकों के बीच ये जागरूकता फैलाए। वही अगर पॉजिटिव पे सिस्टम की बात की जाए तो यह एक तरह का नया सिस्टम है, जिसके तहत बैंक ग्राहकों को चेक पेमेंट करने से पहले कुछ आवश्यक जानकारियों को दोबारा बैंक को कंफर्म करानी होगी, जिसके तहत अधिकर्ता बैंक को एसएमएस या फिर मोबाइल ऐप या फिर इंटरनेट बैंकिंग या एटीएम इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कुछ जरूरी डिटेल भी यहाँ पर देनी होगी, जैसे कि चेक की डेट, लाभार्थी का नाम, चेक नंबर, चेक अमाउंट इत्यादि के बारे में जानकारी देनी होगी। इसके बाद इन जानकारियों को सीटीएस द्वारा मिलान कर दिया जाएगा। अगर कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है तो यहाँ पर अधिकर्ता बैंक और जारीकर्ता बैंक इस बारे में सूचित उनको किया जाएगा। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत का ऐलान, नहीं बनाएंगे राजनीतिक पार्टी, तबीयत खराब होने को बताया है भगवान की चेतावनी। तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सुपरस्टार रजनीकांत ने बड़ा ऐलान किया है। मंगलवार को एक बयान जारी करते हुए रजनीकांत ने कहा है कि वो कोई भी राजनीतिक दल नहीं बनाने जा रहे, हालांकि तमिलनाडु के लोगों के लिए काम करते रहेंगे। रजनीकांत ने अपने बयान में कहा है कि बीते दिनों उनकी तबीयत में जो गिरावट आई है वो इसे भगवान की चेतावनी मानते हैं और राजनीतिक पार्टी उन्होंने नहीं बनाने का फैसला उन्होंने किया है। वही रजनीकांत ने कहा है कि वो ऐसा नहीं चाहते हैं कि लोग ये समझे कि उन्हें बलि का बकरा बना दिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले रजनीकांत की ओर से ऐलान किया गया था कि वो 31 दिसंबर को अपने एक राजनीतिक दल का ऐलान करेंगे, जिसके बाद तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव में उनका लड़ना तय होगा और रजनीकांत मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बन सकते हैं। लेकिन बीते दिनों जब रजनीकांत हैदराबाद में अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तब उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। रजनीकांत को इसके बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां बीते दिन उन्हें छुट्टी मिली। अब बात करें देश भर के कोरोना आंकड़ों की तो देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 16,432 नए मामले आए हैं। सामने 252 लोगों की हुई है मौत। एक दिन में भारत में 8,720 एक्टिव केस हुए हैं कम। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार अब धीरे धीरे कम हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 1,02,24,303 हो गई है। बीते 24 घंटों में देश में 16,432 नए मामले सामने आए हैं और 252 लोगों की इस दौरान मौत हुई है। वही इस समय अवधि में 24,900 लोग ठीक भी हुए हैं। वही देश में फिलहाल यहाँ पर 2.72% एक्टिव केस है, जबकि 55.83% केस रिकवर हो चुके हैं। वही 1.45% लोगों की मौत हो चुकी है। बताया गया है कि देश में एक्टिव मामलों की संख्या 2,68,581 हो गई है। डिस्चार्ज और ठीक हो चुके मामलों की संख्या 58,07,569 हो गई है। वही देश में मृतकों की संख्या 1,68,153 हो गई है। मंत्रालय के अनुसार
24 घंटों में एक्टिव केसों की संख्या में 8,720 की कमी आई है। इसके साथ ही भारतीय चिकित्सा आयुर्वेदिक अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर के अनुसार देश में 28 दिसंबर यानी सोमवार तक 16,98,01,749 लोगों की कोरोना सैंपलिंग हो चुकी है। वहीं सोमवार को देश में 9,83,595 मामलों की जांच की गई है। वहीं भारत में 24 जून से अब तक यानी 6 महीनों में सबसे कम मामले आज सामने आए हैं। वहीं मौतों के मामले में लगातार चौथे दिन यहां पर मौतों के मामले में 300 से नीचे का आंकड़ा रहा है। इसके साथ ही लगातार 90 दिन 25,000 से नए केस कम यहां पर मिले हैं। वहीं मंगलवार को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 24 घंटों में हुई मौतों के मामले में दुनिया में नंबर 1 पर भारत है। वहीं देश में एक्टिव मामलों में केवल 2 राज्यों की रिपोर्ट में बढ़ोतरी हुई है। चंडीगढ़ में 18 और गोवा में 11 मामले ज्यादा पाए गए। आंकड़ों के अनुसार केरल में 3,000, महाराष्ट्र में 2,500 और छत्तीसगढ़ में 1200 के करीब नए मामले सामने आए हुए। महाराष्ट्र में 50 और पश्चिम बंगाल में 27 और छत्तीसगढ़ में 26 लोगों की इस दौरान मौत हुई है। वहीं ब्रिटेन से हाल में ही दिल्ली लौटे यात्रियों के संपर्क में आए 10 और व्यक्ति कोविड-19 संक्रमित पाए गए हैं। अधिकारियों ने सोमवार को ये जानकारी दी। इसके साथ ही ऐसे संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 31 हो गई है, जिसमें इंग्लैंड यानी ब्रिटेन से लौटे संक्रमित व्यक्तियों का उनका संपर्क में आए व्यक्ति शामिल है। वहीं दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि ब्रिटेन से लौटे संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आए कुल 8 और व्यक्तियों को कोविड-19 संक्रमण इसमें पाया गया है। वहीं उन्हें यहाँ पर अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान 1188 नए मामले सामने आए हैं। वहीं राज्य में इस वायरस से संक्रमित हुए कुल लोगों की संख्या 2,76,000 पार हो गई है। वहीं देश के अन्य राज्यों में भी कोरोना के कहर यहाँ पर लगातार कोरोना का कहर बढ़ रहा है। पंजाब में भी कोरोना के पिछले 24 घंटों में यहाँ पर मामलों में बढ़ोतरी हुई है। 13 और मरीजों की मौत हुई है। कोविड-19 के 269 नए मामले पंजाब में पिछले 24 घंटों में आए हैं। ये जानकारी एक मेडिकल बुलेटिन से मिली है। मेडिकल बुलेटिन के अनुसार राज्य में अभी तक 1,65,768 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। वहीं 5,332 लोगों की यहाँ पर पंजाब में कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।